बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्लीज देखें आप, ये जो है लोहे कुरानी, अगर ये पढ़ रहे हैं देख लें तो ये देखिए, यकीन माने आपको बड़ी बरकत होगी और आप फिर पास हो जाएगा आपका पेपर कंफर्म। ये हजरत अली के कौल हैं, इन्हें एक अच्छी तरह पढ़ लें आप लोग, ठीक है ना। ये भी बहुत अच्छा फायदा है आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सिविल कोर्ट्स की आपके आपसे मांगा है कि बताएं सिविल कोर्ट्स पाकिस्तान में। तो सिविल कोर्ट सबसे छोटी जो होती है सिविल जज कोर्ट होती है, उससे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज होता है, उससे बड़ा हाई कोर्ट होती है, उससे बड़ी सुप्रीम कोर्ट होती है। तो 4 लेवल हैं इसके सिविल कोर्ट के। और क्रिमिनल आ जाए तो याद रखिएगा, सबसे छोटी क्रिमिनल होती है मैजिस्ट्रेट, उसके बाद सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और सिविल में क्या होती है, सिविल जज कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और सिविल की जगह क्या हो जाएगी, अगर क्रिमिनल मैटर में मैजिस्ट्रेट, सिविल जज की जगह मैजिस्ट्रेट की कोर्ट आ जाएगी। डिस्ट्रिक्ट की जगह क्या आ जाएगी, सेशन कोर्ट। हाई कोर्ट की जगह हाई कोर्ट रहेगा, सुप्रीम कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट रहेगा। तो ये दोनों मैंने आपको करा दिया, सिविल भी करा दिया और क्रिमिनल कोर्ट भी करा दिया, ठीक है। एक बिल जो है वो कहाँ ओरिजिनेट होता है, कहाँ बनता है, कहाँ पहली दफा पेश होता है। तो याद रखिए, बिल जो होता है नेशनल असेंबली में पेश होता है, फिर नेशनल असेंबली में बहस होती है खूब दबा के, नहीं होगा नहीं होगा, ये नहीं वो नहीं, फिर जाके अप्रूव होता है या रिजेक्ट हो जाता है। अगर अप्रूव्ड हो जाता है तो फिर वो सेनेट में चला जाता है, फिर सेनेट में बहस होती है, नहीं होगा नहीं होगा, और रिजेक्ट हो जाता है या अप्रूव्ड हो जाता है। अप्रूव्ड हो जाता है तो दोनों जगह से अप्रूव हो गया, नेशनल असेंबली से भी अप्रूव हो गया, सेनेट से भी अप्रूव हो गया। अब 2 लोगों ने अप्रूव कर, 2 बॉडियों ने अप्रूव कर दिया बड़ी बड़ी। अब एक प्रेसिडेंट जो है वो क्या बिगाड़ लेगा, तो प्रेसिडेंट भी एतराज कर सकता है, कह सकता है कि इसको रिव्यू करो। तो दोनों हाउसों को भेज देगा, सेनेट और नेशनल असेंबली के पास, इसको रिव्यू करो। वो चाहें तो रिव्यू करें, वरना ना रिव्यू करें और कह दें नहीं रिव्यू कर रहे प्रेसिडेंट, तुमको ये बिल जो है हमने बनाया, हमने जिसको अप्रूव किया है, नखरे नहीं करो। तो प्रेसिडेंट बेचारा साइन कर देगा। बस प्रेसिडेंट एक दफ़ा रिव्यू के लिए भेज सकता है। अब दोनों हाउसेस की मर्जी है, सेनेट और नेशनल असेंबली की, उसको रिकंसीडर करें ना करें। कर लें तो प्रेसिडेंट की इज्जत हो जाएगी, नहीं करेंगी फिर ना करें, मर्जी है। लॉ ने तो बाउंड नहीं किया है, समझ में। और फिर मैंने क्या कहा, बेचारा प्रेसिडेंट आखिर में साइन कर ही देता है और वो एक्ट बन जाता है। ये तो हो गया एक पूरी स्टोरी। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि बिल ज़रूरी नहीं ओरिजिनेट नेशनल असेंबली से हो, आप सेनेट से ओरिजिनेट करवा लें और बाद में वो नेशनल असेंबली चला जाए, लेकिन आखिर में जाना जाता है प्रेसिडेंट के पास, ये तो आपको मालूम है। फिर जो मनी बिल है वो सिर्फ नेशनल असेंबली में जाता है, ओरिजिनेट होता है, नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट होता है और उसको वहीं बहस होकर वो अप्रूव होता है और प्रेसिडेंट उसको साइन कर देता है। रोल ऑफ सेनेट है ही नहीं, याद रखिएगा, मनी बिल में। अमेरिका में है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, क्लियर है। राशिद जो है प्रोफेशनल एक स्टूडेंट है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के, और उन्हें कोई मसला हो रहा है, वो आपसे पूछ रहे हैं, जल्दी से, आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी बताइए कि एक ओवर ए कप ऑफ टी एक रेस्टोरेंट के अंदर जो है फैसल ने, एक रेस्टोरेंट के अंदर फैसल ने चाय के पीने के दौरान डिनर पे वकास को बुलाया और वकास बड़े खुश हुए, संडे वाले दिन बुलाया। वकास ने टैक्सी का खर्चा किया, फैसल के घर पहुंचे और उसी टाइम पहुंचे जिस टाइम पे फैसल ने बुलाया था, लेकिन फैसल ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया और फैसल घर पे नहीं था और वकास साहब को बहुत शर्मिंदगी हुई। और अब वो चाहते हैं कि वो टैक्सी का किराया किससे ने, फैसल से ने। वकास साहब को गुस्सा है, तो क्या ये कोर्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते भाई, सोशल एग्रीमेंट है और ये नो इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल एग्रीमेंट में, ये सोशल एग्रीमेंट है, इसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है ना। जज कहेगा भागो ऐसे, भाग भागो। अच्छा, कदीर ने साथ से कहा, ऐसी बातों के दौरान बातें करते करते, यार मेरी बेटी से कोई शादी कर लेना, मैं उसको 10 लाख रुपए दूंगा। ऑफर नहीं की, सिर्फ कहा। साथ साहब ने क्या किया, ये सुन के कदीर साहब की बेटी से शादी कर ली और आ गए। सुसर साहब 10 लाख रुपए दीजिए। सुसर ने कहा नहीं दे रहा। कदीर साहब कोर्ट चले गए। तो भाई कोर्ट ने कहा कि क्या आपको कदीर साहब ने कहा था, टेल किया था या ऑफर की थी? उन्होंने कहा टेल किया था, बताया था, कहा था। तो कहे भाई होगी तो एग्रीमेंट, प्रॉमिस एग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं, ये तो उन्होंने कहा था।
और वो कुछ कहने में तो क्या है, कहने में तो मैं भी कह दूं कि अमेरिका का मैं सदर हूं, तो क्या हो, क्या मैं सदर बन जाऊंगा? तो कहना में और ऑफर करने में फर्क होता है। तो बहरहाल ये हुआ, कदीर साहब की बेटी की शादी हो गई, मुबारक हो बेटा, आपकी शादी हो गई। साद साहब को कुछ नहीं मिला 10 लाख में से। मुजम्मिल ने ऑफर की यासीन को इस कंडीशन पे कि तुम मुझे मैं तुम्हें लेटर लिखूंगा, तुम मुझका जवाब दे देना लेटर से कि तुम्हें मेरी गुड्स खरीदनी है। तो मुजम्मिल ने कहा ठीक है, और यासीन ने कहा ठीक है। मुजम्मिल ने खत लिखा और अपने पीएन को दिया, और पीएन जो था वो पाकिस्तानी था, ढीला। पीएन साहब रख के भूल गए। एक हफ्ते के बाद पीएन को याद आया, मुजम्मिल ने लेटर दिया था बॉस ने, अब लेटर पोस्ट किया। इधर मुजम्मिल कह रहा था यासीन को क्या हो गया है, यासीन को मैंने ऑफर की थी लेटर के जरिए, वो अभी तक जवाब नहीं दे रहा। अब क्या हुआ, 7 दिन गुजर गए, अब लेटर पोस्ट हुआ। यासीन ने फौरन उसका जवाब दे दिया, यस मुझे एग्री है। अब उसे एक जवाब दे दिया। लेकिन मुजम्मिल चूंकि एक हफ्ते तक इंतजार करता रहा, उसे नहीं पता था मेरा जो अपना बंदा है वो ढीला है, उसकी वजह से डिले हुआ है। तो वो उसने वो जो सामान था, माल, किसी और को बेच दिया। अब इतनी देर में मुजम्मिल यासीन का लेटर आ गया। मुजम्मिल परेशान हो गया। उसने कहा फोन करके, यार यासीन, मैंने तुम बासित को माल बेच दिया, मैं तुम्हें नहीं बेच सकता। यासीन ने कहा नहीं, आपको मुझे बेचना पड़ेगा, मैंने तो आपको जवाब दे दिया है, आपको मैंने ऑफर लेटर बॉक्स में डाल दी है। आपकी ऑफर का जवाब एक्सेप्टेंस जो है वो लेटर बॉक्स में गई, और एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में जाती है या ईमेल हो जाती है, या मैंने आपको बताया था व्हाट्सएप पे जो हो जाती है, तो आप उसे डिलीट नहीं कर सकते। तो अब एक्सेप्टेंस तो कैंसिल नहीं होगी, सॉरी ऑफर तो कैंसिल नहीं होगी, ऑफर तो फंस गई है। क्या हेयर ऑफर वॉज मेड बाय मुजम्मिल टू यासीन, इस सवाल का जवाब पढ़े जो मैंने लिखा है। हेयर ऑफर वॉज मेड बाय मुजम्मिल टू यासीन, मुजम्मिल ने यासीन को ऑफर की। मुजम्मिल का पीएन ने नेग्लिजेंस की, ढीला था वो, 7 दिन अपने पास रख के बैठ गया। यासीन ने जब लेटर मिला तो उसी वक्त एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर दिया। एक्सेप्टेंस पोस्ट हो गई, अब ऑफर कैंसिल नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब लेटर is posted by accepted, then offer is not cancelled. So acceptance is given by Yasin to ये acceptance जो है वो valid है। मुजम्मिल कैन नॉट कैंसिल हिज ऑफर। अब गुड्स जो है वो मुजम्मिल ने इनोसेंटली किसी जो है बासित को बेच दी है। अब मुजम्मिल और यासीन जो है वो अड़ गया है। अब क्या होगा, गुड्स सपोज करो 50,000 की गुड्स थी, जो माल था बिस्किट थे, वो बिस्किट 50,000 रुपए के थे। अब वो बिस्किट जो है वो 52,000 के हो गए। अब यासीन तो कहीं और से खरीदेगा, 52 के खरीदेगा, तो ये 2,000 रुपए के यासीन को तो तकलीफ होगी ना, 2,000 ज्यादा दे रहा है। तो 2,000 रुपए का जो ज्यादती है वो किसकी वजह से हुई, मुजम्मिल की वजह से हुई। मुजम्मिल का नौकर बेवकूफ है, तो मुजम्मिल की गलती ना, ऐसे क्यों नौकर को रखा हुआ है। तो इस केस में क्या होगा कि ये 2,000 रुपए का जुर्माना मुजम्मिल को देना पड़ेगा। यासीन क्यों बर्दाश्त करें, यासीन किसी और से खरीद रहा है, 2,000 रुपये ज्यादा दे रहा है, तो 2,000 रुपये कौन देगा, मुजम्मिल देगा। और अगर प्राइस गिर जाती 50,000 से 47,000 हो जाती, तो 3,000 रुपये का फायदा हो जाता है यासीन को, तो कुछ नहीं होता। फिर ये यासीन ने मुजम्मिल को नहीं देता, लॉ कहते हैं ये नहीं देगा मुजम्मिल को, यासीन यासीन नहीं देगा, बेनिफिट नहीं देगा, लेकिन लॉस जो हुआ है उसे एक्स्ट्रा पैसों का वो मुजम्मिल से लेगा। अगर कोई लॉस नहीं होता, 50,000 की चीज कहीं और से मिल जाती है, तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसे कहते हैं डैमेजेस। डैमेजेस जनरल डैमेजेस, जनरल डैमेजेस का मतलब होता है अगर प्राइस बढ़ गई है तो बढ़ी हुई प्राइस जो डिफरेंस है वो कौन देगा, मुजम्मिल देगा। तो मुजम्मिल को जनरल डैमेजेस देना होंगे। अगर प्राइस महंगी हो जाती है और यासीन को नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान पूरा कौन करेगा, मुजम्मिल। नुकसान पूरा करने को कहते हैं जनरल डैमेजेस देना। अच्छा, माजिद ने 50 लाख रुपए में ये तय किया सिराज से कि मैं तुम्हारी बिल्डिंग बनाऊंगा। बिल्डिंग बनाते बनाते एक और एग्रीमेंट करने आ गया, कहने लगा मैं तुम्हारी बिल्डिंग नहीं बना रहा हूँ, एक और एग्रीमेंट करो मुझसे। उसने कौन सा एग्रीमेंट करूँ, कहो कि ये एग्रीमेंट करो कि तुम मुझे मजीद 5 लाख रुपए दोगे। इस एग्रीमेंट ने दूसरा एग्रीमेंट भी कर लिया बेचारे सिराज ने, तो आधा फंस गया था, उसका आधा घर बन चुका है, क्या करे, सिराज कुछ कर नहीं सकता, उसने कर लिया 5 लाख का एक और एग्रीमेंट कर लिया। तो अब जब काम खत्म हो गया तो माजिद ने 50 लाख दे दिया और 5 लाख देने से इनकार कर दिया। सिराज ने कहा ये तो आपने गलत किया है, और सॉरी
माजिद ने माजिद इंजीनियर है ना इसमें, हाँ, तो सिराज ने 5 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया। तो अब माजिद गया कोर्ट में, कहने लगा कि इन्होंने मुझसे एग्रीमेंट किया था 5 लाख का। तो कोर्ट ने कहा भाई पहला एग्रीमेंट तो समझ में आता है, माजिद तुम्हारा और सिराज साहब का एग्रीमेंट था 50 लाख का, तुम बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, और तुम्हें 50 लाख रुपए मिलेंगे। ये 5 लाख का नया जो एग्रीमेंट हो रहा है, दूसरा एग्रीमेंट, इसमें माजिद तुम्हें तो फायदा है, लेकिन सिराज को तो कोई फायदा नहीं है। तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन होता है, बगैर फायदे के होता है, तो वो वॉइड होता है। तो इसलिए ये वॉइड है एग्रीमेंट नंबर 2। और जो ओल्ड एग्रीमेंट है 50 रुपए का, वो वैलिड है, उसे पे 50 लाख रुपए दे दिए, दफा हो जाओ। तो माजिद चला जाएगा रोता पीटता, ठीक है। सिराज को ब्लैकमेल कर रहा था, मजीद पैसे मांग रहा था, और एक नया एग्रीमेंट जो किया था, बताइए इस 5 लाख से सिराज भाई को तो कोई फायदा नहीं हो रहा, माजिद भाई को फायदा हो रहा है। तो एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें एक को फायदा और एक को फायदा ना हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। मेरे आपको सिर्फ 4-5 केसेस ऐसे हैं जहां पे ऐसा हो सकता है, जिसमें गिफ्ट है, एओ बोला है, पास्ट वॉलंटरी सर्विस है, और टाइम बार्ड डेट है। 4 एग्रीमेंट के अलावा ये 4 एग्रीमेंट ऐसे हैं जिसमें एक को फायदा होता है, एक को नहीं फायदा होता। इसके अलावा दोनों का फायदा होना जरूरी है, वरना एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। कंसीडरेशन दोनों को होनी चाहिए, 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 कंसीडरेशन दोनों को होनी चाहिए। एक को होगी, एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। लेकिन 4 केसेस ऐसे हैं कि अब इस एग्जाम्पल को देखें, क्या इन 4 केस पे आ रही हैं कि ये 5 लाख गिफ्ट है, नहीं है, क्या ये 5 लाख टाइम बार्ड डेट है, नहीं है, क्या ये 5 लाख एओ बोला है, नहीं है, क्या ये 5 लाख जो है वो गिफ्ट नहीं है, क्या ये 5 जो लाख जो है वो पास वॉलंटरी सर्विस है, नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये 5 लाख इन चारों डेफिनेशन में नहीं आ रहा, तो ये 5 लाख का एग्रीमेंट प्रोवाइड होगा ना। यस नो, सिंपल सी बात है। आमिर एक माइनर बच्चा है, बच्चे ऐसे होते हैं मोटे लंबे चौड़े होते हैं, 15-16 साल के, लेकिन लगते हैं कि वो 20 साल के, 22 साल के। मैं भी छोटा था तो 14 साल का था, लोग मुझे कहते थे तुम 20 साल के हो। मोटा मोटा सा था, लंबा सा था। तो मैं तकरीबन 5 फुट 6 इंच का था जब मैं, 7 इंच का था जब मैं 13-14 साल का था। बचपन से ही कद थोड़ा सा ऊंचा था, लेकिन फिर ये कि 19 के बाद कद बढ़ा ही नहीं, आगे 6 पे आके रुक गया। तो ये जो आमिर था, ये छोटा बच्चा था 14-15 साल का, इसने जाके एक एग्रीमेंट कर लिया आरिफ से, और कहा कि मैं तो बालिग हूँ। अच्छा, मोटा ताज़ा था तो आरिफ समझा होगा बालिग। आरिफ ने इसी बात पे भी यकीन कर लिया, और जो प्रॉपर्टी थी माइनर की वो खरीद ली, और 7,20,000 रुपये दे दिए एडवांस के तौर पे। उसने कहा बाकी मैं बाद में दे दूंगा। अच्छा, माइनर साहब ने क्या किया, ने सोचा ये तो थे मोटे ताज़े, बच्चा तो था ये, लेकिन शरारती बच्चे ने ये किया, 7,20,000 में से 1,20,000 दोस्तों के साथ ट्रिप पे उड़ा दिए, लेकिन 6 लाख की गाड़ी खरीद ली। बाद में पता लगा उसको, आरिफ को, कि ये तो कमीना माइनर है, और ये एग्रीमेंट और मेरा इसके दरमियान तो हुआ ही नहीं। तो अब तो ये, और एग्रीमेंट बाद में चैलेंज भी हो सकता है कोर्ट में। तो उसने कहा कि माइनर से तुमने क्या बदमाशी की है मेरे साथ, मैं तुम पर मुकदमा करूंगा कि तुम क्या नाम है, मुझे प्रॉपर्टी दो। तो माइनर का प्रॉपर्टी तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि तो मैं माइनर था, मेरा आपका एग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं है। तो उसने कहा कि फिर मुझे 7,20,000 वापस करो। तो उसने कहा मैं नहीं कर रहा। मामला कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने कहा माइनर झूठ बोल दे तो कोई मसला नहीं, माइनर बच्चा है, माफ कर दो। लेकिन माइनर को चीटिंग अलाउड नहीं है, ये भी लॉ ने कहा। माइनर का जो एग्रीमेंट है वो वाइड होता है। अब जो माइनर ने 7,20,000 रुपये लिए हैं, उसमें से 1,20,000 तो उड़ गए, तो गए, भूल जाओ। हाँ, 6 लाख की गाड़ी है, कोर्ट कहेगी ओए माइनर, ओ बच्चा, 6 लाख की गाड़ी वापस कर। और कहेंगे मिस्टर आरिफ, आप ये 6 लाख की गाड़ी ले लें, इससे आप रख लें अपने पास, ठीक है, 1,20,000 हम आपको दिला नहीं सकते, वो आप भूल जाएं, सोचिएगा कि सदका दे दिया। अब क्या होगा, आरिफ प्रॉपर्टी जो उसके पास है माइनर की वो वापस कर देगा, और गाड़ी लेके चला जाएगा। खुदा हाफिज, टाटा, बाय बाय। फहाद ने पैसे दिए अपने बेटे को, और बेटे ने उससे बॉन्ड खरीद लिया। एक बॉन्ड जो था, सपोज के 5,000 रुपये दिए फहाद ने,
और वो बॉन्ड के खरीद दिए तो बॉन्ड में सूद लगता रहा, लगता रहा, लगता रहा, लगता रहा, और आफ्ताब बड़ा होता रहा। जब आफ्ताब बाले हो गया तो उसके बाप ने कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। उसने कहा कि वो मेरे बाप हैं। कहने लगा बेटा ये जो बॉन्ड है ना वो मुझे दे दो 5,000 में। उसके अब्बू 5,000 में अपने बॉन्ड मुझे दिए थे, अब ये बॉन्ड जो है वो सूद लग लग के ये तो 25,000 का हो गया है, मैं आपको 5,000 में कैसे दे दूं, कम कीमत में नहीं दे सकता, सॉरी। कब मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, मैं तुमसे खरीद रहा हूं। इन्फ्लुएंस किया तो बेटे ने बाप की बातों में आ गया और एग्रीमेंट कर लिया। तो ये एग्रीमेंट वॉइडेबल है क्योंकि इन्फ्लुएंस हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। तो आफ्ताब चाहे तो अपने बाप से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है, कहते हैं बुड्ढे बहुत हो गया, ये मेरा 5,000 वापस पकड़ो, मुझे मेरा बॉन्ड दे दो। या वो देखने एक शरीफ बेटे का फर्ज अदा करे और खामोश हो जाए, कहते कोई बात नहीं, अब्बू मुझ पे इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, उन्होंने मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, कोई बात नहीं, मुझे नुकसान हो रहा है, होने दो, ठीक है ना। तो बाप खरीद तो गलत रहा है कम पैसों में। तो माँ बाप करते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस कभी कभी, बहुत सारी जगहों पे कर जाते हैं। तो वो एग्रीमेंट जो होते हैं वो वाइडेबल होते हैं, आप तोड़ सकते हैं, या रिस्पेक्ट में ना तोड़ें। मैंने आपको बताया अनड्यू इन्फ्लुएंस 5 लोग कर सकते हैं। पी टी, पी माने और टी माने टीपी, टीपी से मुराद क्या है, टी से क्या है और पी से क्या है। मैंने कहा था कि टीचर्स और पेरेंट्स कर सकते हैं, टीपी माने टीचर्स और पेरेंट, टीपी हो गया। और GUD, GAD गेट, टीपी गेट, जी में माने गुरु, ए माने एडवोकेट और डी माने डॉक्टर। तो टीपी गेट आपके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पेरेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, टीचर कर सकता है, गुरु कर सकता है, एडवोकेट कर सकता है, और एडवोकेट और डॉक्टर आपके साथ कर सकते हैं। डॉक्टर मिसाल के तौर पर आपसे कहता है मुझे गाड़ी दे दो, 50 लाख की गाड़ी, वो 10 लाख में मांग रहा है। आपने कहा सही नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता सर, 50 लाख की गाड़ी मैं आपको 10 लाख में दे दूं। कहा ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बू का ऑपरेशन नहीं करूंगा। अब आप इन्फ्लुएंस में आ गए, अब नहीं 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 यार डॉक्टर साहब ऐसा ना करें, मेरे बाप की जिंदगी का मसला है, आप मेरे बाप का ऑपरेशन करें, मैं आपको 10 लाख में गाड़ी बेच रहा हूँ। तो डॉक्टर ये कर सकता है, वकील भी कर सकता है। वो कह सकते हैं सर, एक वकील है वो कहता है कि अपनी गाड़ी मुझे 50 लाख की 10 लाख में दे दो। आपने कहा नहीं दे रहा, तो उसने कहा, ठीक है मैं तुम्हारे दोस्त का केस नहीं लड़ूंगा, उसे फांसी हो जाएगी। आपने कहा नहीं यार वो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा जिगर है, मेरा दिल है, मेरा प्यारा प्यारा भाई है वो। तो आप उसने कहा ठीक है फिर अपनी गाड़ी बेचो 50 लाख की, मुझे 10 लाख में। तो वकील और डॉक्टर ये कर सकते हैं इंडियन इन्फ्लुएंस, और गुरु भी कर सकता है। गुरु कहते हैं जो जिसको बहुत मानते हैं, वो गुरु के बेटा तेरे पास इतनी प्यारी गाड़ी है, कितने की ली, सर 50 लाख की ली गुरु। बेटा मुझे 2 लाख की दे दो। अरे गुरु क्या हो गया, बेटा मैं तेरा गुरु हूँ। हमने कहा ठीक है गुरु। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़े जा सकते हैं, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ठीक है ना, ओके, ये पढ़ा हुआ है आपने। रुबाब ने एक मोबाइल परचेज किया और उसके साथ जो सेलर था उसे झूठ बोला, ये जो नया मोबाइल है बड़ा बेहतरीन है। बाद में रुबाब को पता लगा ये नया मोबाइल नहीं है, इसमें इसने 420 की है, वो पुराना मोबाइल को नया मोबाइल ज़बरदस्ती बना दिया है। अब रुबाब क्या कर सकती है, रुबाब ये फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड भी आपको पता है अवॉइडेबल होता है। रुबाब चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे, रुबाब चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट ना तोड़े, उसकी मर्जी है। अगर रुबाब को मोबाइल पसंद है तो रुबाब कॉन्ट्रैक्ट तो जाने दे, तोड़े नहीं। और अगर रुबाब को गुस्सा है तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे, पैसे वापस ले ले दुकानदार से और मोबाइल उसके मुंह पे मारे। अच्छा, मुबशिर ने कॉन्ट्रैक्ट किया रऊफ के साथ कि जनरेटर खरीदना है, और मुबशिर ने झूठ बोला कि मैं लुकमान का एजेंट हूँ, और रऊफ ने उसका मुबशिर को लुकमान का एजेंट समझते हुए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। बाद में रऊफ को पता लगा कि नहीं ये तो मुबशिर झूठ बोल रहा था, ये तो एजेंट नहीं है। तो उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का फैसला कर लिया। लेकिन लुकमान ने कह दिया कि मुबशिर तुमने क्या हरकत की। मुबशिर ने कहा मैंने आपके नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लुकमान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, यानी रेटिफाई कर दिया, एक्सेप्ट, रेटिफाई मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन लफ्ज लिखा है रेटिफाई, एक्सेप्ट कर लिया। तो अब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, रऊफ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकता, ठीक है ना। हाँ अगर लुकमान मना कर दे, डांट दे, मुबशिर तूने मेरे सामने कॉन्ट्रैक्ट किया, शर्म नहीं आती, बदतमीज, तो रऊफ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। तो फिर तो एग्रीमेंट तो मुबशिर ने जो किया वो तो इनवैलिड हो गया ना, ये झूठ बोल के किया। लेकिन अगर वो लुकमान कह दे कि कोई बात नहीं, मुबशिर तुम मेरे नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे और तुम्हें कोई मसला नहीं, तुम मेरे बेटे जैसे हो, मैं तुम्हें
तुम्हारी इस गलत हरकत को जायज़ करता हूँ। तो क्या होगा? नुकमान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर रहा है, तो रऊफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकता। लेकिन याद रहे, मुबशिर ने कोई इलीगल काम किया हो तो फिर वो रेटिफाई नहीं होता। ये काम जो होता है नॉर्मल रेटिफिकेशन ऐसे कामों की होती है जो इलीगल ना हो। तो ये तो इलीगल नहीं है ना, जनरेटर खरीदना तो इलीगल नहीं है, सही काम है। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही आसान सा सवाल था, पढ़ लीजिएगा, मैंने लिखा हुआ है इसमें। अब देख लेते हमीदी। हमीदी जो थे एक कैफे के, होटल के मालिक थे। बुरा वक्त आ गया, उन्होंने अपना होटल बेच दिया फरीदी को। फरीदी को तरस आ गया, उन्होंने कहा, हमीदी तुम कहाँ जाओगे, तुम मेरे मैनेजर बन जाओ। तुम कल इस होटल के मालिक थे, अब मैनेजर बन जाओ। फिर हमीदी खुश हो गया बेचारा, नौकरी मिल गई, पैसे भी मिल गए उसको होटल के और नौकरी भी मिल गई। अब क्या, वो सूफी जो था उसको इस चीज़ का नहीं पता था। सूफी ने देखा वहाँ पे हमीदी बैठा हुआ है और मैनेजर है, और मैनेजर तो आपको पता है खरीदता बेचता है, लोगों को रखता है, निकालता है, सब मैनेजर करता है, मैनेजर एजेंट होता है। सूफी ने माल सिगरेटें बेच दी, जिसको? हमीदी को। जबकि फरीदी ने जब होटल खरीदा था तो कह दिया था कि सिगरेट उधार पे नहीं ली जाएगी, और हमीदी ने इस बात को, उसके शायद याद नहीं था, उसने खरीद दिया सूफी से सिगरेटें। बाद में फरीदी ने पेमेंट करने से इनकार कर दिया उधार पे। तो अब सूफी क्या करे? देखिए, कानून ये कहेगा कि चूंकि मैनेजर के पास ये पावर होती है और मैनेजर ने कोई गलत काम नहीं किया है, लीगल काम किया है, और मैनेजर के पास ये पावर होती है खरीदना बेचने की, तो फरीदी की कोई सॉरी सूफी की कोई गलती नहीं है, उसने सिगार बेचे, सिगरेटें बेची हैं, तो सूफी को पैसे दो, फरीदी को देने पड़ेंगे। अब फरीदी पेमेंट करने के बाद हमीदी के खिलाफ एक्शन ले सकता है, उसे निकाल सकता है, उससे तनख्वाह काट सकता है। ठीक है ना, समझ में आ गया? अहमर जो है वो जहीर से जहीर जो है जहीर अहमर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे माल भेज दो, फ्रिज भेज दो, फ्रिज। वो अहमर कहता है ठीक है, यहाँ मैंने गुड्स लिखा है, मैंने फ्रिज कह दिया, तो मसला तो नहीं है, डरेंगे तो नहीं। तो फ्रिज भेज देता है, किसको? जहीर को। लेकिन जहीर कहता है लेकिन ये फ्रिज है वो जौहर को दे देना, जौहर को दे देना, मैं जौहर से ले लूंगा। अहमर जौहर को दे देता है फ्रिज, और जौहर जो है वो ले लेता है फ्रिज। इससे अहमर से ले लेता है जौहर। अब क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, अब फ्रिज किसका है? जहीर का है। अब जहीर के एकदम से हालात ख़राब होते हैं और जहीर कंगला हो जाता है, और उसका मुकदमा उस पर हो जाता है। वक्त ख़राब हो जाता है जहीर का, कोरोना आ जाता है, उसकी लॉस हो जाते हैं। अब वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है अहमर को। अब क्या होगा? क्या अहमर फ्रिज वापस ले सकता है? नहीं, वो तो बेच चुका है। बेची हुई चीज़ वापस नहीं दी जा सकती, कानून कहता है ये चीज़ बेच दी, वो आपकी नहीं रही। तो मालिक तो जहीर है, अब अहमर सिर्फ उससे पैसे ले सकता है फ्रिज के। अब वो भी नहीं ले पा रहा, तो गंगला हो गया है, उससे सारी पैसे तो फ्रिज टीवी सब उसका कोर्ट में चला गया है। कोर्ट उसको बेचेगी, सब चीज़ों को नीलाम करेगी, और उसमें से जो पैसे निकलेंगे उसमें से थोड़ा थोड़ा सबको दे देगी जिन जिन से जहीर ने उधार लिया था। तो अहमर को मिल जाएगा। हो सकता है अहमर का फ्रिज 40,000 रुपये का है और अहमर को 3,000 रुपये मिले, क्योंकि सबको देगी ना कोर्ट। ठीक है ना? और इसलिए याद रखिएगा, अगर आपने किसी को माल बेचा है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, कंगला हो जाता है, इंसॉल्वेंट लिखा है ना यहाँ पे, तो आपको लॉस हो जाता है। अहमर को लॉस होगा ज़बरदस्त किस्म का। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जौहर, जौहर का तो यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं, जौहर तो एक एजेंट था। एजेंट का तो काम ये होता है कि अपने प्रिंसिपल, यानी जहीर जो है प्रिंसिपल है, उसके कहे पे अमल करना। तो अहमद ने तो थोड़ी माल खरीदा है। अगर अहमद ये कह भी दे कि मैं पैसे दूंगा, तो अहमद जिम्मेदार थोड़ी है, उसके जौहर ने माल थोड़ी खरीदा है। जौहर माल तो बेचने वाला अहमद है, खरीदने वाला जहीर है। जौहर तो बीच का आदमी है, मिडिल मैन है। अगर वो लिख भी दे कि मैं पैसे दूंगा, तो वो जिम्मेदार थोड़ी है। ठीक है ना? एजेंट जिम्मेदार नहीं होता, प्रिंसिपल जिम्मेदार होता है। प्रिंसिपल इसमें जहीर है, और जहीर का जो छोटा है वो जौहर है, तो जौहर जिम्मेदार नहीं होगा, अहमद सेलर है। अगर मैं थोड़ा सा गलत बोल गया शायद, अहमद जो है अहमद सेलर है, याद रखिएगा। जौहर एजेंट है और जहीर कौन है? प्रिंसिपल है। तो जौहर जो है एजेंट है जहीर का, जौहर एजेंट है जहीर का, जौहर एजेंट है जहीर का, जहीर प्रिंसिपल है और सेलर है अहमद।
तो एमआर को लॉस होगा, जौहर पेमेंट नहीं करेगा अपने पास से, क्यों करेगा पेमेंट? ठीक है ना, तो उसने वो तो एजेंट है। और जहीर डिक्लेयर हो गया, जहीर के सारे टीवी फ्रिज एसी घर वगैरह कहाँ है, वो तो कोर्ट में चला गया है। अब कोर्ट सबको बेचेगी और थोड़े थोड़े पैसे सारे लोगों को दे देगी। अब मिसाल को 10 आदमी आ गए और 10 आदमियों के पैसे 1 करोड़ रुपए, और सारा माल बिका एक 50 लाख का, तो क्या होगा? 50 लाख इन सब 10 आदमियों में बांट दिए जाएंगे। अब पूरे पैसे तो किसी को नहीं मिलेंगे। लाइक ने एग्री किया फाइक से कि मैं तुम्हें चावल दूंगा, एंड ठीक है, और अगर कोई हम में से ब्रीच करे, तुमने ब्रीच किया यानी तुमने पैसे नहीं दिए या मैंने तुम्हें चावल नहीं दिए, तो कोर्ट में जाएंगे। यानी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, AIRL। तो मैंने बताया था इसमें अगर आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है तो अलाउड है आपको, और आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया है तो ऐसा एग्रीमेंट गलत है। मिस्टर लाइक के अगर चावलों में गलती हुई या पैसों में मसला हुआ तो हम लोग अब्बास साहब के पास चले जाएंगे, तो फिर आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया तो ठीक है ना। और अगर आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया तो फिर गलत है। हर एक को हक है कि कोर्ट में जाए, और जिसने कमिट किया ब्रीच उसके खिलाफ मुकदमा करे, ठीक है ना। इवन अब टाइम से पैसे वसूली का एग्रीमेंट होता है, वो 3 साल का होता है, आपको मालूम है। उसको हम 2 साल का नहीं कर सकते। अगर एग्रीमेंट में ये भी करेंगे तो ये भी गलत है। तो लॉ की जो लिमिटेशन है टाइम की, उससे भी आप कम नहीं कर सकते, और ये नहीं कह सकते आप कोर्ट में नहीं जाएंगे। हाँ, आर्बिट्रेटर अपन अपॉइंट कर लिया तो आप कह सकते हैं कि आर्बिट्रेटर हमने अपॉइंट कर लिया तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, तो फिर तो ठीक है। और अगर आर्बिट्रेटर नहीं है तो कोर्ट जाने का हक है उस पार्टी को जिसके साथ नुकसान हो रहा है। अगर लाइक चावल नहीं देगा तो फाइक जाएगा ना कोर्ट में, और अगर लाइक ने चावल दे दिया है, फाइक पैसे नहीं दे रहा है, तो वो लाइक जाएगा कोर्ट में। अच्छा, फारूक एक राइस डीलर है, उसने चावल दिखाए सैंपल के तौर पे, और फरजाना ने चावल जो है बाय कर लिए इस बिलीव में कि जो इसने चावल दिखाए हमें, मैं वही चावल ले रही हूँ। फरजाना ने चावल जो दिखाए थे उसको, उसी वो वहीं बैठी हुई थी, चावल का बोरी उसके सामने आई और उसने बोरी चेक नहीं की और माल ले लिया। जब माल देखा तो बाद में ऑफिस घर जाके तो माल खराब निकला। अब फरजाना ने कहा मैं पैसे नहीं दे रही हूँ, तो बताएं क्या होगा कि फारूक ने तो फ्रॉड किया मेरे साथ। तो लॉ बड़ा इस मामले में थोड़ा सा बड़ा खतरनाक है। नजरियाए कैविट इम्पैटर जो लाल रंग से लिखा है, डॉक्ट्राइन किस चीज़ की? कैविट इम्पैटर। ये कहती है कि बायर की ड्यूटी है कि जब वो चीज़ खरीदे तो उसको चेक करे, इंस्पेक्ट करे, यानी चेक करे, और बायर अपने आप को मुतमईन करे कि मैं जो चीज़ खरीद रहा हूँ ठीक है या नहीं है। और अगर बायर ने केयरलेसनेस दिखाई तो ठीक है, बगैर देखे खरीद लिया, और बायर ने अपनी अकल से चीज़ खरीदी है, अपने एक्यूमेंट से, अपने स्किल से, अपनी जजमेंट से वो चीज़ खरीदी है, और वो चीज़ सूटेबल नहीं निकली, तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इन सब केसेस में बायर को पेमेंट करनी पड़ेगी। अब फरजाना की गलती, उसने बोरियों को चेक करना चाहिए था, उसने नहीं चेक किया, तो भाई फरजाना बहन, मुझे बहुत तुमसे मोहब्बत है, हमदर्दी है, पेमेंट कर दो फारूक को। अच्छा, और सेलर कब रिस्पॉन्सिबल होगा? सेलर कब जिम्मेदार होगा? अगर सेलर ने बेईमानी की है, कोई मटेरियल चीज़ छुपाई है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं और आपने पूछा इसमें इंजन खराब है, उसने कहा नहीं ठीक है, झूठ बोला। या बायर ने कह दिया कि भाई मैं सेलर साहब आपके कहने पे खरीद रहा हूँ और आप मुझे बताएं, मैं कुछ अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, और फिर कोई मसला होगा तो फिर शायद सेलर जिम्मेदार होगा। या सेलर से ने फ्रॉड किया है सेलर ने, तो भी जिम्मेदार होगा। और सेलर ने अगर मिसाल के तौर पे इंस्पेक्ट करने के लिए आपने कोई माल खरीदा और आपने कहा इसे खोल के दिखाया, उसने नहीं, खोलने नहीं दूंगा आपको, तो फिर अगर कोई ख़राब निकलता है तो फिर सेलर जिम्मेदार होगा। तो अभी फरजाना के केस जो है ऊपर वाला देखें, अगर फरजाना को उसने मना किया है फारूक ने कि तुम ये खोल के चेक नहीं कर सकती चावल की बोरियां, तो फिर तो फारूक साहब फंस जाएंगे, फरजाना पेमेंट नहीं करना। और अगर फारूक ने जो इसमें लिखा है तो ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब फारूक ने इजाज़त दी होगी, फरजाना ने लापरवाही दिखाई। ठीक है ना, तो ये सवाल में यही लिखेंगे कि अगर फरजाना को इंस्पेक्शन की इजाज़त थी और फरजाना ने इंस्पेक्शन फिर भी नहीं किया, और बाद में जाके देखा कि चावल गलत हैं, तो फरजाना की गलती है, फरजाना को पेमेंट करनी पड़ेगी और चावल कबूल करने पड़ेंगे। और अगर
फारूक ने मना किया था कि आप इसको खोलेंगी नहीं, तो फिर फरजाना की गलती नहीं है। फरजाना बोरियां मुंह पे मारेगी फारूक के और अपने पैसे वापस लेगी, और बोरियां उसको वापस चावल की बोरी दे देगी उसको। ठीक है ना। एक होलसेलर है जो चावल में डील करते हैं, उन्होंने 5 बैग दिखाए कि मैं ये बासमती की आपको दूंगा अपने डीलर को। ठीक है। हफीज बासमती नाम था चावल का। और उन्होंने भेजे क्या उनको, जब उनसे ठीक है भेज दीजिएगा, वो चले गए। जब चले गए तो उनके पास जो भेजा वो हफीज सीला भेज दिया। हफीज बासमती नहीं भेजा, हफीज सीला भेज दिया। ये तो सीधी सीधी बात है, इस बेचारे का सब डीलर की तो चीखेगा वो, ये क्या भेज दिया। तो आपको पता है सेल्स ऑफ गुड एक्ट में 2 चीजें होती हैं, एक होती है वारंटी और एक होता है कंडीशन। अब कंडीशन अंग्रेजी में वाली कंडीशन नहीं है, ये अंग्रेजी कंडीशन अलग चीज होती है, इसलिए सेल्स की कंडीशन को कहते हैं, ये अलग चीज होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। वारंटी का मतलब क्या है, अगर कोई चीज खराब हो गई तो हम बदल देंगे, कोई चीज गलत आ गई तो बदल देंगे, कोई चीज ठीक है ना, उसमें से डैमेज हो गई तो हम ठीक कर देंगे। और कंडीशन का मतलब होता है अगर किसी चीज खराब निकली तो हम पैसा वापस कर देंगे, इसे कंडीशन कहते हैं। ठीक है ना। अब आप कहेंगे कंडीशन नहीं समझ में आ रहा, तो इसको लफ्ज याद रखें, सेल में कंडीशन कहते हैं उस चीज को जिसमें मनी बैक गारंटी हो। मनी बैक गारंटी को कंडीशन कहते हैं। मनी बैक गारंटी कोई वर्ड नहीं है लॉ का, ये गलत वर्ड इस्तेमाल होता है, इसको सिर्फ कंडीशन बोलेंगे। तो याद रखिएगा, सेल्स ऑफ गुड एक्ट में, सोगा में, SOG सेल्स ऑफ गुड एक्ट में 1930 का है, उसमें वारंटी और कंडीशन का जिक्र है। और जब कंडीशन की बात की है उसमें कहा है कि ये जो सैंपल है वो कंडीशन के जुमरे में आती है। ठीक है। तो अगर सैंपल मैच नहीं करेगा तो उस जुमरे में आ जाएगा किसके, कंडीशन के, और कंडीशन की वायलेशन होगी तो कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा और पैसा वापस करना पड़ेगा। तो होलसेलर साहब आपको पैसा वापस करना है, और आप ये सब डीलर क्यों परेशान हो रहे हैं यार, चावल वापस भेजें और पैसा ले लें अपना। ठीक है। क्या है, यमुना यमुना ने अपनी अम्मी के सामने अपनी अम्मी की ज्वेलरी निकाली और आशा को बेच दी। अम्मा चुपचाप देखती रही। बाद में अम्मा कहने लगी, नहीं मेरी ज्वेलरी तुमने क्यों बेची, मेरी ज्वेलरी तुमने क्यों बेची। और भाई अम्मा तुम्हारे सामने ज्वेलरी बेच रही थी आशा को, उस वक्त तो तुम चुप बैठी रही। इसका मतलब है कि यमुना का अमल ठीक है, अम्मा जो है पंगा कर रही है। आशा तुम ज्वेलरी ले चुकी हो, पेमेंट कर दिया ना तुमने, ठीक है आशा ज्वेलरी पहनो। ये जो आंटी है ना, यमुना की अम्मा, ये खामोखा का पंगा कर रही है। अच्छा, मैनेजिंग पार्टनर, पार्टनरशिप है एक, उसमें मैनेजिंग पार्टनर है, जो पार्टनर एक्टिव पार्टनर को मैनेजिंग पार्टनर कहते हैं, जो एक्टिव होता है। कुछ पार्टनर स्लीपिंग होते हैं, कभी कभी आते हैं। जो एक मैनेजिंग पार्टनर है, एक इनकी का बिजनेस है कोयले का, उसमें कोई लापरवाही करता है, कुछ मशीन वशीन लगाना भूल जाता है, जिसकी वजह से माइन में मसला होता है और कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं, वर्कर। तौबा तौबा, कुछ वर्कर जख्मी हो जाते हैं, किसी का हाथ पांव पैर जख्मी हो जाता है। तो अब क्या होगा, तो ये गलती किसकी थी, मैनेजिंग पार्टनर की थी। उसका नाम था शाहरुख, और सलमान और अमिताभ भी पार्टनर हैं इसके। तो इसकी गलती के अमिताभ और शाहरुख जिम्मेदार होंगे, हाँ होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर कोई पार्टनर काम करता है बिजनेस का तो बाकी पार्टनर्स के जिम्मेदार होते हैं। अगर हाँ ये पार्टनर अगर कोई रेप कर लेता है, कत्ल कर देता है, तो उसके जिम्मेदार नहीं होंगे, इसका पर्सनल अमल है। लेकिन बिजनेस के लिए अगर कोई पार्टनर अच्छा काम करे या गलत काम करे, बाकी पार्टनर जिम्मेदार होते हैं। इसलिए हमेशा पार्टनर देख दाख के बनाया करो, उल्टे सीधे आदमी को पार्टनर नहीं बनाना, वो बिजनेस में उल्टे सीधे काम करेगा, आप फंस जाओगे। अच्छा, मिस्टर रकीब एक पार्टनर है, जी, ए पार्टनर ऑफ ए फर्म ऑफ बैंकर्स, डिस्पोज ऑफ सर्टेन सिक्योरिटीज विद द फर्म बाय कस्टमर फॉर सेफ कस्टडी। डिसाइड, और उसने क्या किया, रकीब ने, एक पार्टनर है जो कि बैंकिंग का पार्टनर है, बैंक है, बिजनेस क्या बैंक का है, रकीब इसमें से पार्टनर है। शाहरुख, रकीब, अमिताभ पार्टनर है। उसने क्या किया, कुछ शेयर्स उसके पास किसी कस्टमर ने रखवाए थे, वो उसने बेच दिए। ठीक, उसको ने क्या किया, बेच दिए। अब बेचना नहीं चाहिए था, उसको रखवाया था किसी कस्टमर ने कि आप इसे संभाल के रखें,
उसने बेच दिए और पैसा रख लिया। तो क्या अमिताभ और शाहरुख जिम्मेदार होंगे? हाँ होंगे। रकीब भी जिम्मेदार होगा, अमिताभ और शाहरुख भी जिम्मेदार होंगे, कि बिजनेस का एक्ट है। आसिफ एंड बरकत आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ये आसिफ और बरकत पार्टनर हैं फर्म में। जवीर एक नाम बंदा है, उसने एहसन से कहा मैं भी आसिफ बरकत का पार्टनर हूं। झूठ बोला। और एहसन ने कहा अच्छा तुम पार्टनर हो आसिफ और बरकत के? उसने कहा, एहसन ने कह दिया कैटी को, कैटी कैटी ये पार्टनर है जवीर, मेरा जो दोस्त है आसिफ बरकत का। उससे कैटी ने कहा अच्छा। कैटी ने समझी कि जवीर पार्टनर है। तो कैटी ने क्या किया कि आसिफ और बरकत को कुछ माल दे दिया, कंप्यूटर वगैरह बेच दिए। अब आसिफ और बरकत ने की बदमाशी, अब वो पेमेंट नहीं कर रहे। तो क्या कैटी केस कर सकती है जवीर पे? हाँ कर सकती है, क्योंकि जवीर ने जो कहा है, आदमी अपने अल्फाजों का पाबंद होना चाहिए। अब आप कहिए जवीर कहेगा मैं कैटी को जानता नहीं, मैंने तो एहसन से कहा था, तो ये कोई जवाब नहीं है। आपने झूठ बोला है, किसी से भी बोला हो। कैटी क्या समझा भाई बेचारी, वो तो समझी कि पार्टनर है। तो जवीर साहब आप पेमेंट करें, आसिफ और बरकत तो पेमेंट नहीं कर रहे, नखरे कर रहे हैं, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। आप पेमेंट करें और फिर आप आसिफ और बरकत से लेते रहिएगा, फड्डा करते रहिएगा, लेकिन कैटी बेचारी को तंग ना करें। बड़ा खतरनाक लॉ है। अतीक रफीक पार्टनर्स हैं अनरजिस्टर्ड फर्म के, और अनरजिस्टर्ड फर्म केस नहीं कर सकती किसी पे, आपको मालूम है, मैं पे पार्टनरशिप पे पढ़ाऊंगा, छोटा सा लॉ है पार्टनरशिप। ये अतीक और रफीक ने 3 लाख रुपए दिए मास को। मास एक आउटसाइडर आदमी है जो कि गन्ना सप्लाई करता है। गन्ने नहीं होते जो आप गन्ने का जूस पीते हैं, डंडे होते हैं लंबे लंबे, वो 3 लाख के गन्ने मांगे। तो उसमें से उसने क्या किया, 90 लाख के गन्ने दे दिए और 2,10,000 के गन्ने देगा। लेकिन इसी दौरान बिजनेस लॉसूम में आया और बिजनेस बंद हो गया, डिसॉल्व हो गया। अब वो गन्ने मास जो है वो पैसे नहीं दे रहा और कह रहा है अनरजिस्टर्ड फर्म केस नहीं कर सकती, हा 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 हा, मैं तुम लोगों को पैसे नहीं दूंगा। याद रखिएगा, अनरजिस्टर्ड फर्म केस नहीं कर सकती है, बिल्कुल ठीक है, मास सही कह रहा है। लेकिन अनरजिस्टर्ड फर्म अगर डिसॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए, तो केस कर सकती है। हा 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 अमाज, अब तुम्हें पैसे 2,10,000 वापस करने पड़ेंगे। हा हा करना भूल जाओ, आधा लॉ मत पढ़ा करो, पूरा लॉ पढ़ो। अच्छा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको देखिएगा और हमसे बात कीजिएगा किसमें, कमेंट्स में, और हमें बताइएगा डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट और डिस्चार्ज ऑफ पार्टी का फ़र्क क्या है। ठीक है, ये मैंने सोल्यूशन दे दिया आपको, ये हम बात करेंगे किसमें आपसे, सोल्यूशन यूट्यूब कमेंट्स में। तारिक जो है वो एक फैक्ट्री में ओकोपायर आया, ओकोपायर मैंने मैनेजर बना है, वो अपना काम शुरू करना चाह रहा है। ठीक है, फैक्ट्री उसने अभी शुरू की है पहली दफ़ा, या फैक्ट्री पुरानी है, वो अभी आया है, काम शुरू करना चाह रहा है। सीजनल फैक्ट्री है, सीजन में काम करती है। ठीक है, कुछ फैक्ट्री होती हैं जो सर्दियों में चलती हैं, गर्मियों में नहीं चलती। कुछ फैक्ट्रियाँ पूरे साल नहीं चलती हैं, हर फैक्ट्री सीजनल फैक्ट्री है। अब जो भी फैक्ट्री हो, आपको इससे क्या मतलब। 15 अगस्त को फैक्ट्री लगी है, स्टार्ट हुई है, 14 अगस्त छुट्टी होती है, आपको बताएं। 15 अगस्त की फैक्ट्री स्टार्ट हुई है और वांट्स टू बिगिन द वर्क ऑन 15 स्टार्ट हुई है, लगी है फैक्ट्री। मिस्टर तारिक द ऑक्यूपायर फैक्ट्री वांट्स टू बिगिन द वर्क ऑन 25 सितंबर को शुरू करना चाहता है काम, और 15 अगस्त को उसने अपने दोस्त से कहा कि नोटिस देना है इंस्पेक्टर को, जो गवर्नमेंट का इंस्पेक्टर होता है ना, पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, गवर्नमेंट का फैक्ट्री का इंस्पेक्टर होता है, उसे भी इंस्पेक्टर कहते हैं, गवर्नमेंट का आदमी होता है ये। फैक्ट्रियों में जाके देखता है कि फैक्ट्रियों में कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, हीरोइन तो नहीं बन रही, वर्कर्स पे जुल्म तो नहीं हो रहा। ये सब फैक्ट्री का इंस्पेक्टर करता है, बहुत अच्छा आदमी होता है, वो फैक्ट्री के ऊपर टाइट करता है ताकि फैक्ट्री में गलत काम ना हो। वो नोटिस देना चाह रहा है। उसने 15 अगस्त को अपने दोस्त से पूछा, लॉयर से, कि बताओ क्या करना है। तो अब आप बताएं कि इस नोटिस के अंदर क्या भेजना है। तो याद रखिएगा, ऑक्यूपायर फैक्ट्री एटलीस्ट 15 दिन बिफोर द वर्क, जब उसे काम शुरू करना है। काम कब शुरू करना चाह रहा है वो? सितंबर में, ठीक है ना, 25 को शुरू करना चाह रहा है और अगस्त में मशवरा कर रहा है, तो अगस्त के बाद सितंबर आता है।
तो 25 को शुरू करना चाह रहे हैं तो सिर्फ कम से कम क्या 15 दिन निकाल दें 25 में से, तो वो क्या हो जाएगा 15 दिन, तो 10 सितंबर को नोटिस देना पड़ेगा। 10 सितंबर को या 9 सितंबर को, 11 को नहीं। 15 दिन से ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं। तो इस केस में 15 दिन निकाल दें तो 10 सितंबर को, 9 सितंबर को, 8 सितंबर को, 7 सितंबर को ये नोटिस दे सकता है कि मैं काम शुरू कर रहा हूँ। और उस नोटिस में क्या क्या देगा, ये मेरी फैक्ट्री का नाम ये है, मेरी फैक्ट्री इस जगह पर है, सिचुएशन माने इस जगह मौजूद है, एड्रेस, ठीक है, इस जगह पे है। और वो ये बताएगा कि अगर आपको मुझसे मिलना है तो वो जगह बता देगा, कहाँ मिलने की जगह, एड्रेस, वो एड्रेस भी देगा। जरूरी नहीं फैक्ट्री के अंदर वो बैठे, कहीं और भी बैठ सकता है बॉस। और नेचर किस काम का फैक्ट्री है, कोयले की फैक्ट्री है, स्टील की है, लकड़ी की है, फैक्ट्री क्या है, मेडिसिन की है, वो फैक्ट्री के बारे में बताएगा। और नेचर एंड अमाउंट ऑफ पावर टू बी यूज, इसमें बिजली की पावर कितनी इस्तेमाल होगी या बिजली का इस्तेमाल इसमें नहीं है। जाहिर बात है अगर कोई फर्नीचर की दुकान है तो बिजली का इस्तेमाल होता है कम होता है, इतना आरी से काटेगा बिजली नहीं होगी। लेकिन अगर उसकी कोई स्टील की फैक्ट्री है तो उसमें तो बिजली मशीनें बहुत होंगी, ये सब बताना पड़ेगा। और वो ये भी बताएगा कि मेरा मैनेजर जो है, जो फैक्ट्री देख रहे हैं वो लोग कौन है। ऑक्यूपायर नॉर्मली मालिक होता है फैक्ट्री का, मैनेजर भी हो सकता है कि मालिक होता है। और भी बहुत सारे पर्टिकुलर्स इंफॉर्मेशन देगा जो इंस्पेक्टर मांगेगा, उसको देनी पड़ेंगी। तो बच्चों वाली बात है और सिंपल सी बात है। आप कहीं आए कहीं और अपना एड्रेस देते हैं किसी को, तो क्या क्या देंगे, अपने ऑफिस का नाम देंगे, अपने ऑफिस की जगह देंगे, अपने ऑफिस के बारे में बताएंगे। तो वही वही तमाम चीज़ें अपने इंस्पेक्टर को देनी होती हैं, याद करनी चीज़ें, डॉट 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 है ना, ये सब याद करने। अच्छा, सोशल अंडर सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस, ये भी आपके सिलेबस में लेबर लॉ में 1965 में लॉ बना था पाकिस्तान बनने के बाद। ऑर्डिनेंस है, सदर ने बनाया था। तो अकाउंट्स और ऑडिट की क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है इस इदारे को, गवर्नमेंट, ये इदारा गवर्नमेंट को रिपोर्ट देता है। ये इदारा भी गवर्नमेंट का है, लेकिन ये गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट देता है। यानी गवर्नमेंट का इदारा गवर्नमेंट को रिपोर्ट जब देता है तो क्या क्या देना होता है। अभी सोशल सिक्योरिटी हो, कोई भी इदारा हो, तो अकाउंट्स और ऑडिट की क्या रिपोर्ट देनी होती है। सिंपल सी बात है, क्या आप बताएंगे कि हमने इनकम और एक्सपेंसेस जो हैं वो बताएंगे, कितनी इनकम है, कितनी एक्सपेंसेस हैं, कितने मेरे एसेट्स हैं, कितनी मेरी लाइबिलिटीज़ हैं, ये बताएंगे आप। यानी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की बात कर रहा है। दूसरे पॉइंट में कहता है इससे इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। जो इंटरनल ऑडिट होगा, जो ऑडिट के अंदर, जो कंपनी के अंदर नौकर होगा और ऑडिट करेगा। और एक इसको बाहर का ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, जो ऑडिटर नौकर नहीं है, वो बाहर से आएगा, पैसे देगा और ऑडिट करेगा। तो 2 ऑडिटर अपॉइंट करने पड़ेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटर जो होगा वो आके सारे अकाउंट चेक करेगा, डॉक्यूमेंट चेक करेगा, और उससे तंग नहीं करेंगे ये लोग। ये नहीं कह सकते नहीं तो मैं अपॉइंट किया भागो यहाँ से, नहीं, उसको फ्री हैंड देंगे। और एक्सटर्नल ऑडिटर जो है रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को देगा, ठीक है। फिर एनुअल रिपोर्ट, जो एनुअल रिपोर्ट होगी वो 6 महीने के अंदर बन जानी चाहिए। आपके अकाउंट्स क्लोज होते हैं, आपने पढ़ा होगा, जून में पाकिस्तान में या दिसंबर में। तो 6 महीने के अंदर अकाउंट्स बन जाने चाहिए और उसका ऑडिट भी होना जाना चाहिए, ठीक है, याद रहे। और उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट तक चली जानी चाहिए, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट समझ में आ गई। तो अगर गवर्नमेंट के दायरे में काम करते हैं तो आपका ईयर एंड होता है, खत्म होता है मिसाल के तौर पे जून में, दिसंबर तक अकाउंट बना देना, वरना गलत काम हो जाएगा, ऑडिटर शिकायत कर देगा, एक्सटर्नल ऑडिटर। पब्लिक, अंडर पब्लिक प्रोक्योरमेंट, पीपीआरए जो है, आप लोग बहुत से डरते हैं पीपीआरए से। क्यों डरते हैं यार, आसान सी चीज़ है यार। पीपीआरए के अंदर करप्ट एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस के बारे में क्या लिखा है, तो ये लिखा है, पढ़ लीजिएगा। करप्ट फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, इसे पढ़ लीजिएगा, फिर मैं आपको समझा दूंगा, इतना मुश्किल नहीं है। करप्ट एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस इंक्लूड ऑफरिंग, गिविंग, रिसीविंग और सॉलिसिटिंग एनीथिंग वैल्यू टू इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ ए पब्लिक ऑफिसर। क्या मतलब, कुछ ऑफरिंग करके, कुछ दे के, कुछ लेके, कुछ पेश करके जो गवर्नमेंट ऑफिसर को अपने कब्जे में लेना, अपनी बात मनवाना, ये तो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस है ना। या किस सप्लायर को या कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है ना। इन शॉर्ट ये है कि आप क्या कर रहे हैं,
किसी को ठेका दे रहे हैं और ठेके के अंदर रिश्वत ले रहे हैं कि मैं तुम्हें ठेका दूंगा काम करने का, लेकिन तुम मुझे इतने पैसे दोगे, या मेरा ये काम कर दोगे, या मेरे आदमी को नौकरी पे लगा दोगे। इस किस्म का आप काम कर रहे हैं। या आपने ठेका दिया है कि जो लोगों को अखबार में लोगों ने ठेके में दिखते हैं ना, भर के देते हैं कि हम इतने रुपए में बना देंगे। अब मैंने अखबार में दिया, ए ने कहा मैं आपका काम 5 लाख में कर दूंगा, बी ने कहा 6 में कर दूंगा, और सी ने कहा मैं आपका 8 लाख में कर दूंगा। अब मैंने सी से कहा यार ए की बात कम से कम पैसे लगे हैं, ए ने तुमने 8 कह दिया, क्यों कह दिया, तुम इसे 6 कर दो, ये 6 लाख से कम कर दो ताकि मैं तुम्हारा काम करा दूं, तुम्हें ठेका दे दूं। तो ये सब चीज़ें बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। हर काम मेरिट पे होना चाहिए। तो इसे पढ़िए और डिस्कस करेंगे। अब आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं, ठीक है ना, तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि ए में when initiating either a formal or informal conflict resolution, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, झगड़े को खत्म कैसे करेंगे, उसको ठीक कैसे करेंगे, प्रोफेशनल अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए, ठीक है, ये पूछा है उसने। तो इसमें याद रखिएगा, when initiating either a formal or informal conflict resolution process, professional accountant should consider the following either individually or together with other as the part of the process resolution. रेलेवेंट फैक्ट देखने चाहिए, क्या फैक्ट है, क्या इथिकल बातें हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं, एस्टेब्लिश इंटरनल प्रोसीजर्स क्या हैं, और अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। इसको मैं कहता हूँ आर ई री एफ ई ए, रिफिया, रिफिया, आर ई री एफ ई ए, रिफिया को देखना पड़ेगा और रिफिया के मुताबिक आपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। रेलेवेंट फैक्ट देखने हैं, जिस पर झगड़ा हुआ है वो फैक्ट्स क्या हैं, उसको समझने की कोशिश करनी है, और इखलाकी पहलू भी देखना है कि कोई इखलाकी बुरी हरकत हम तो नहीं कर रहे, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे कि हम किसी मामले को सॉल्व कर रहे हों और वो मामला गलत है। मिसाल के तौर पे कोई करप्शन का को हम सॉल्व कर रहे हैं और करप्शन को दबा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई करप्शन हुई है तो उसको फिर बताएं आप। फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो असूल हैं आपके प्रोफेशनल अकाउंटेंट के, जो आपकी कंपनी में प्रोसीजर्स हैं, जो लॉ बनाया है, आपकी कंपनी की पॉलिसीज़ हैं, उनको फॉलो करना है आपने। और अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, यानी आपने आपकी कंपनी में बताया होता है ना, अगर ऐसा क्या हुआ तो ये करना है, ऐसा हो गया तो ये करना है, ऐसा हो गया तो ये करना है, इसे कब कॉन्टीजेंसी प्लान कहते हैं। तो वो भी आपने मद्देनजर रखते हुए अपनी प्रॉब्लम जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे सॉल्व करना है। रीफिया, रीफिया की बना पे। अच्छा, 4 एग्जाम्पल देनी है जिसमें दैट में क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट, यानी आप किसी मामले में देखें, सेल्फ इंटरेस्ट बहुत गंदी गंदी चीज़ है, अपना फ़ायदा। ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट को अपना फ़ायदा नहीं देखना है। वो क्या हो सकते हैं, 4 मिसाल दें उसने आपसे कहा, तो वो मिसाल एक ही है कि होल्डिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपने अपने भाई को से बिल्ड ऑफिस का काम करवा लिया, या अपने भाई को बड़ी जॉब दे दी, बुरी बात है, मेरिट पे होना चाहिए। भाई अगर मेरिट पे है तो फिर ठीक है, अगर वो मेरिट पे नहीं है, आपने पर्सनली पावर लगा के उससे काम दिलाया है तो गलत है। बीवी को काम दिलवाया है, बेटे को, माँ को, भाई को, ये तो गलत है ना, क्योंकि आपका इसमें पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो रहा है। पार्टिसिपेटिंग कर रहे हैं इंसेंटिव कंपनसेशन अरेंजमेंट बाय द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, आप कोई इंसेंटिव कॉम्पनसेशन क्या कोई अरेंजमेंट कर रहे हैं, जिस और इदारे को आपने अपॉइंट किया है, आप उसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और अपने इदारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या इनअप्रोप्रिएट कर रहे हैं यूज़, आपके ऑफिस की गाड़ियां हैं उसको आप घर में रख रहे हैं, बहुत करते हैं डायरेक्टर्स, नहीं करना चाहिए। और कंसर्न ओवर एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट की जो सिक्योरिटी है उसके कोई इशू है। कमर्शियल प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, आप पर प्रेशर आया है बाहर से, कोरोना का प्रेशर आया, तो आपने क्या किया कि अपनी बैलेंस शीट में एसेट्स जो है वो आपके कम होने लगे, आपके लॉस होने लगे, तो आपने जाली एसेट दिखा दिए ताकि बैलेंस शीट आपकी अच्छी लगे। या प्रॉफिट आपका कम आ रहा था तो आपने अपनी जाली सेल दिखा दी, प्रॉफिट को बड़ा कर दिया, ये सब नहीं करना है, ठीक है ना। प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो है वो, उनको कुछ थ्रेट्स होते हैं, ठीक है ना,
ये इसका बोल रहा है प्रोफेशनल अकाउंटेंट शुड evaluate the significance of identified threat and if they are, अगर कोई किसी इदारे में उन्हें लगता है कि थ्रेट है, अगर वो क्या करें, उस थ्रेट को कम करें। कैसे कम करेंगे सर? कोड है WSTDD। WS माने भाई सीधी सी बात है, आप उस इदारे से अपनी जान को छुड़ा लें, विड्रॉ कर ले जाएं, अपने आप को अलग कर लें। आप समझते हैं कि यहाँ पे ठीक नहीं है काम करना, तो अपने आप को अलग करें वहाँ से। या प्रोसीजर, जो सुपरवाइजर प्रोसीजर्स हैं उनको देखें कि वो क्या प्रोसीजर्स क्या हैं। और अगर आपको बिजनेस में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या बिजनेस की रिलेशनशिप है पहले से, तो और आप इसका ऑडिट करने आए तो फिर आपको अलग करें उससे, बिजनेस रिलेशनशिप ख़त्म करें और डिस्कस करें हाई लेवल की मैनेजमेंट से, भाई ये मसला है कि मुझे लगता है कि मैं मिसफिट हूँ, मुझे ये अदारा छोड़ना है। ये जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ देखें आप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, ये सारे इश्यूज़ को देखते हुए डिसाइड करें, या तो छोड़ दें इदारे को या प्रोसीजर्स को अंडरस्टैंडिंग करें उसकी, या कोई रिलेशन आपका फाइनेंशियल ऐसा है, आप एक कंपनी में डायरेक्टर भी हैं और उस कंपनी के अंदर आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं, आप उसे सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो गलत है ना। आप कंपनी के डायरेक्टर बन गए, वो आप कंपनी से बिजनेस ना करें ना, कंपनी की फलाह के लिए सोचें। मिसाल के आप पहले कंपनी को माल बेचते थे, आप डायरेक्टर बन गए उस कंपनी के, तो अब आप ये काम बंद करें, अपना माल बेचना, आप कंपनी को फोकस करें, ठीक है ना। तो ये आप इसके लिए टॉप मैनेजमेंट से मशवरा करें, कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की टीम होती है, उससे डिस्कस करें। तो ये है तमाम चीज़ें, तो अपने आप को, तो ये है आपका, और ये ख़त्म हो गया। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा थोड़ा आपसे। अभी ये सॉल्व पेपर करा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ सॉल्व आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ा हुआ होगा, तो वो अभी समझाऊंगा तो वो बोर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये थी कुछ बातें, अच्छी थी बुरी थी पता नहीं, तो आपकी समझ में आई।